नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। पश्चिम एशिया के संकट और खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जहाजों की आवाजाही में जो रुकावट आई है और उससे जो हालात पैदा हुए हैं, उस पर 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी मर्तबा भाषण देते हैं। 23 मार्च को पीएम मोदी ने लोकसभा में और आज राज्यसभा में संसद के जरिए देश के सामने सारी जानकारी रखी हिंदुस्तान को लेकर। बुधवार को सरकार की तरफ से संसद भवन में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, यह भी आपको सूचित कर देती हूं मैं। देश के सभी सियासी दलों को इजरायल ईरान अमेरिकी जंग के बाद के हालात की जानकारी दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में यह भी बताया कि देश के पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। मैं रिपीट कर लेती हूं, यही बात प्रधानमंत्री ने कही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है देश के पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लीजिए। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है। अब सवाल यह है कि पर्याप्त स्टॉक तो है, लेकिन जमाखोरों ने गैस को लेकर जिस तरह की अफवाह फैलाई है, पैनिक बाइंग की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उसका क्या होगा? पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब भी अपने भाषण में दिया और यह कहा कि सरकार जमाखोरी के खिलाफ सख्त है, सरकार एक्शन भी ले रही है। यह वक्त देश को टीम की तरह एकजुट होकर लड़ने के लिए खड़ा होना होगा। भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। अब सरकार देश को एकजुट होकर बाहरी लड़ाई के कारण दुनिया भर में पैदा हुए हालात से निपटने की तैयारी करने को कह रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लोकसभा में दिए बयान पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भारत की विदेश नीति मजाक है। वो पीएम का बयान इररेलेवेंट बताते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. तो राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष जो है ये कह रहा है कि ईरान के हालात से जो संकट पैदा हुए हैं वो सरकार की फेल नीति की वजह से हुए हैं। विपक्ष को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के जहाज का संकट इसलिए है क्योंकि भारत इस जंग में ईरान की प्रति संवेदना नहीं जता पा रहा है। भारत इजराइल की तरफ झुका हुआ है। फैक्ट क्या कहता है? आज सारे सवाल और उन सवालों का फैक्ट्स के साथ जवाब जरूरी है। ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग शुरू होने के बाद 20 मार्च तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ 110 जहाज क्रॉस कर पाए हैं, जबकि जंग से पहले हर रोज 138 जहाज क्रॉस किया करते थे। यानी पूरी दुनिया के लिए एक जैसे हालात हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करने वाले 110 जहाजों में से 9 जहाज चीन के थे और 6 भारत के। यह तब है जब चीन खुले तौर पर ईरान के साथ खड़ा दिखा। यानी आंकड़े क्या बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज अगर क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो यह पूरी दुनिया के लिए परेशानी है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं।
विदेश नीति के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि कांग्रेस को इस फैक्ट से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सरकार से सवाल पूछते हैं। क्या कहते हैं वो? हम ये नहीं कहते कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए, हम तो कहते हैं कि आप सीधे खड़े रहो। मतलब कौन? भारत सीधा खड़ा रहे। कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती है कि 2005, 2006, 2009 में जब अमेरिका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया तो उस वक्त भारत अमेरिका के प्रस्ताव के साथ खड़ा हुआ था। वो इधर उधर नहीं, अमेरिका के साथ था। यानी भारत ईरान के विरोध में खड़ा था। वजह क्या थी? वजह यह कि उस वक्त भारत अमेरिका के साथ परमाणु संधि कर रहा था। आप खुद तय कीजिए कौन किसको दबाव में उस वक्त ले रहा था। क्या यह सीधा खड़ा रहना था या अमेरिका की तरफ झुक जाना था? पवन साहब कहते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये लोग पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो अब तक कीमतें बढ़ चुकी होती। लेकिन कांग्रेस ये जवाब क्यों नहीं देती कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए कैसे बढ़ा दिए। यहां यह बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 रुपए जो पेट्रोल पर बढ़ाए गए हैं उसको सिर्फ भारत में 2% लोग ही इस्तेमाल करते हैं जिस पेट्रोल पर, जबकि जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो औद्योगिक उपयोग के लिए बढ़ाए गए। कांग्रेस अपनी ही राज्य सरकार के लिए क्या उपनाम लेकर आएगी? कॉम्प्रोमाइज्ड या कुछ और? मौजूदा हालात पर मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये तो बताएं कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल का साथ क्यों दिया। हमारी सारी ऊर्जा सप्लाई तो मध्य पूर्व से ही आती है, चाहे गैस हो, एलपीजी हो, एलएनजी हो। उन्हें पता था कि ये होगा, फिर भी उन्होंने अपने समझौते खराब कर लिए। अब कपिल सिब्बल जिस सरकार में मंत्री रहे हैं उस सरकार ने मध्य पूर्व में इस तरह के हालात पर क्या रुख अपनाया था आप जानते हैं? चलिए मैं आपको 2004 में ले जाती हूं। महीना जुलाई का था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। अभी जो ईरान है उसके बगल में एक देश है इराक। इराक पर अमेरिका ने हमला किया, वहां तबाही मची हुई थी। संसद में इराक के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इस मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह कहते हैं कि हम इराक में सेना नहीं भेजेंगे, हम बहुत ही उलझे हालात का सामना कर रहे हैं। आज की सच्चाई है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंडा अब बदल चुका है, इसीलिए हम कोई स्टैटिक विदेश नीति लेकर नहीं चल सकते। हम 21वीं सदी के हिसाब से अपनी विदेश नीति को ढालते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम गुटनिरपेक्ष विदेश नीति से हट रहे हैं, बल्कि हम जो रियलिस्टिक है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं। इसके बाद जब 2006 में इराक के पूर्व राष्ट्र प्रमुख सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दे दी तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, वही रणनीति अपनाई। तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सद्दाम हुसैन की मौत पर बयान जारी किया लेकिन फांसी की निंदा नहीं की। अब सवाल यह है कि क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार को मालूम नहीं था कि पश्चिम एशिया से ही गैस और कच्चे तेल की सप्लाई आती है? क्या इराक पश्चिम एशिया की जगह कहीं अफ्रीका में बसा हुआ था? कॉम्प्रोमाइज विदेश नीति वाला ज्ञान 2006 में क्यों नहीं याद आया? और जिस खामनेई की मौत पर भारत सरकार की संवेदना के लिए विपक्ष आसमान सर पर उठाए हुए हैं, उन खामनेई की सच्चाई क्या है? 2022 में खामनेई भारत को गाजा और म्यांमार के मुस्लिम अत्याचार से जोड़ते हैं, पोस्ट करते हैं। 2020 में पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार को देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान। 2019 में वो भारत पर कश्मीर के मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाते। 2018 में हज करने जा रहे मुसलमानों से कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करने को कहते हैं। 2017 में वो पूरी दुनिया के मुसलमान को कश्मीर के लिए भड़काते हुए पोस्ट करते हैं। लिस्ट है पूरी। और इनकी हत्या पर कांग्रेस को भारत सरकार से संवेदना की उम्मीद है। क्या जो व्यक्ति हमारे देश को बार बार लगातार बदनाम करे, किसी भी हालात में मौत हुई हो, क्या संवेदना प्रकट की जानी चाहिए? एक सरकार को अपने देश के पक्ष में खड़ा होना चाहिए या फिर किसी एक कौम के पक्ष में, क्योंकि उसे लगता है कि यह सही है और फला गलत। देश किसी भी कौम से बड़ा है और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि ईरान को मुद्दा बनाने से पहले कांग्रेस अपनी पुरानी विदेश नीति क्यों भूल जाती है? क्या मोदी को कमजोर दिखाने के लिए कांग्रेस दुनिया भर की आपदा को अवसर बना रही है? और क्या मौजूदा दौर में
सियासत सबसे ऊपर है और देश की जनता का हित सबसे नीचे। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा यहाँ आपको स्टूडियो में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तोहिन जी आपका। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार मेजर गौरव आर्या भी यहाँ स्टूडियो में है। मेजर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट कांग्रेस का पक्ष रखते हैं पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तोहिन जी मैं आपसे कर रही हूँ ये सवाल पूछते हुए। कांग्रेस कह रही है झुकना नहीं था, सीधे खड़े रहना था, संवेदना प्रकट करनी थी, और आज जो हालात है तोहिन जी, वो हालात के लिए कोई और नहीं आपकी विदेश नीति जिम्मेदार है। नमस्ते रुबिका जी, सबको नमस्ते। आपको याद होगा 2013 में एक वाकया हुआ था जब तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध। तो पता है आपको नवाज शरीफ ने क्या कहा था? देहाती औरत उनको। और तब एक ही व्यक्ति, एक ही भारत का राजनेता उसके पाकिस्तान के विरुद्ध उसने डटकर बयान दिया था, वो थे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब भारत मजबूती के साथ अपने हितों की रक्षा कर रहा है, अपने भारतवासियों को वहां से कम 4.25 लाख लोगों को पिछले 3 हफ्तों में लेकर वापस आया है, तब यही कांग्रेस पार्टी छिछोड़ेपन की पराकाष्ठा कर चुकी है। गुलाम कह रही है, साहिब बीबी और गुलाम, पता नहीं क्या क्या घटिया किस्म के जोक्स वो शेयर कर रही है। सत्य यह है कि आज जो सबसे पसंदीदा देश हैं कांग्रेस पार्टी के, पाकिस्तान में अगले 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद हो गए हैं। 200% इजाफा हुआ है वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। बांग्लादेश में अनिश्चित काल के लिए यूनिवर्सिटीज बंद है। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 33% इंक्रीज हुआ है पेट्रोल प्राइसेस में। जर्मनी तक में 13% इंक्रीज हुआ है। अगर आप उसकी तुलना भारत से करें तो भारत पूरी तरह से महफूज है। वो विपक्ष कह रहा है ना, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। एक बार वो चुनाव हो गए उसके बाद आप भी यही काम करेंगे जो बाकी सारे मुल्क कर रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। केवल एक ही राज्य ने इस वक्त कीमत बढ़ाया है और वो है हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस द्वारा शासित हिमाचल प्रदेश। तो जिसको बहाने चाहिए वो कभी भी बढ़ाएगा, लेकिन हम मजबूती से स्थिति से निपटेंगे। पंकज जी, सवाल का जवाब। आपने कहा कि सेस से बड़ी कमाई हुई, कांग्रेस ने कहा, और अब क्यों ना कम कर दिए जाए पेट्रोल डीजल के दाम। तो हिमाचल प्रदेश में कि 5 रुपए बढ़ा दिए गए। मतलब कथनी और करनी में जरा तो फर्क। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस कुछ और कह रही है, हिमाचल सरकार ने कुछ और किया। ठीक बात है आपकी। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में और आज राज्यसभा में भाषण दिया, कल भी 20-25 मिनट का, आज भी 20 मिनट का, मैंने एक एक शब्द उनका बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने 3 बातें खास तौर पर कही। देश की अंदरूनी हालात कितनी अच्छी है इसको लेकर उन्होंने बताया कि 53 लाख टन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि 11 साल में, 11 साल, सिर्फ वो 11 साल का जिक्र करते हैं हमेशा, 11 साल में हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। जो हम इंपोर्ट करते थे ऑयल का, पहले 27 देशों से होता था, 41 देशों से होता है। एक एक करके मैं आपके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। 53 लाख टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, अच्छी बात है। यानी वो 57 दिनों का है, कुल 57 दिनों का, करीब 2 महीने। चीन के पास 2 करोड़ टन का है, रूस के पास 3 करोड़ टन का है, अमेरिका के पास 4.25 करोड़ टन का है, ऑस्ट्रेलिया के पास 1.25 करोड़ टन का है, और जापान 1 साल की अपनी पूरी जरूरत कर सकता है, इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो अपने पास रखता है। आबादी कितनी है? अमेरिका की 35 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की 28 करोड़, रूस की 14 करोड़ और जापान की 12 करोड़ के आसपास। अब आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगा लीजिए कि हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ। ये अद्भुत बढ़ोतरी कितनी है रूपिका जी? 2014 में रिफाइनिंग कैपेसिटी सालाना 21.5 करोड़ मीट्रिक टन की थी, आज है 25 करोड़ टन की।
यानी 11 साल में 4 करोड़ टन बढ़ी है। 22 रिफाइनरी है देश में। 24 में पेट्रोल डीजल की मांग आज से 11-12 साल पहले जो पेट्रोल डीजल की मांग थी वो थी 15.5 करोड़ टन और रिफाइनिंग कैपेसिटी थी 21 करोड़ टन। आज 24 करोड़ टन सालाना की मांग है और रिफाइन हो रहा है 25 करोड़ टन। तो ये जो अद्भुत बढ़ोतरी है ये दरअसल गिरावट है कि बढ़ोतरी है? ये तो गिरावट है, सिर्फ 1 करोड़ टन ज्यादा हो रहा है मांग से। तो उन्होंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, हम 23-24 करोड़ टन साल का आयात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमने आयात का 41 देशों से करते हैं, पहले 27 से करते थे, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से 85% सिर्फ 5-6 देशों से लेते हैं। बाकी के 35 देश तो नाम के लिए हैं, रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका, ये है मुख्य देश जहां से आता है। पंकज जी, मैं भावना भी समझ गई, आपके आंकड़े भी समझ गई, मैं सब समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि इतना तो है, पर इतना क्यों नहीं है? अरे जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी पर्याप्त है, तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि उपलब्धियों को इस तरह अर्धसत्य की चाशनी में लपेट के इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की ये जो प्रवृत्ति है, क्या ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देती है? नहीं, कैसे? मैंने मैं 11 समझी साल में नहीं भाई। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास पर्याप्त है, चाइना के पास पर्याप्त है, जापान के पास तो अति पर्याप्त है, इन सब देशों में इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को परे रखते हुए स्कूलों की, कॉलेजेस की छुट्टियां कर दी हैं, अलग अलग तरीके के जो कहते हैं ना रुकावटें लाना शुरू कर दी है। अभी हिंदुस्तान में ऐसा क्या हुआ जो हम हाय तौबा कर दें? मैं कहा कह रहा हूं कि हाय तौबा करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं क्या कि करना जब पश्चिम एशिया की स्थिति पर जब प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात कहें तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने देश के अंदरूनी हालात मजबूत हैं ये बताया, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 2 राउंड बातचीत कर चुका हूं गल्फ के करीब करीब सब देशों से। अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, अमेरिका के लिए सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका से भी हम संपर्क में हैं। बातचीत क्या हुई? बताया कि बातचीत ये हुई कि हमने खाड़ी के देशों पे हो रहे हमलों की निंदा की। मतलब भारत ईरान की कार्रवाई का तो विरोध कर रहा है, मगर अमेरिका और इजराइल के हमलों पर उसे कोई ऐतराज नहीं है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर जब वक्तव्य दें, ये तो कवि की कल्पना है सर, वो कल्पना के आधार पर ये बात कह रहा है ना? मैं कह रही हूं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में, जो सदन में कह रहे हैं, वो बात आप कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो बात देश को समझ में आ रही है वो अलग है। अभी थोड़ा और देख लेते हैं। मेजर गौरव आर्या, आपको क्या समझ में आया? प्रधानमंत्री जो आज कह रहे थे, इससे कुछ अलहदा कहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा इट्स इररेलेवेंट। नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जो साहब ने अभी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की बात की, तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स अगर प्रधानमंत्री कहते हैं पर्याप्त है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री के पास वो डेटा है जो हम लोगों के पास नहीं है। वो कहते हैं उनका कोई एस्टिमेट होगा, जो मिनिस्ट्रीज इसके साथ डील करती हैं उनको ये पता है कि भाई इतने 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हमारे तेल की इतनी रिक्वायरमेंट है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज़ है कि वी आर ऑलरेडी इन टच विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से गैस आ रही है और जगह से तेल आ रहा है। देखिए ना, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी को यहाँ पे, आई एम नॉट फ्रॉम द बीजेपी और द कांग्रेस, बात वो नहीं है। बात यह है कि ये सब चीज़ें रूबिका जी किसी के हाथ में नहीं होती कि आप अब वहाँ पे आपने इसको क्यों नहीं कंडेम करा, आपने उसको क्यों नहीं कंडेम करा। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि आप किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं, ओनली इंक्लिनेशन इज भारत, है ना? बिल्कुल। आप देश के अभी जो देश की नीति है, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसे लीड कर रहे हैं, लेकिन ठीक इसी तरीके का लीडर अगर राहुल गांधी होते और यही स्थिति होती तो ये विदेश नीति गलत थी कि सही थी? मैं ये नहीं कह रही हूं कौन लीडर है, मैं कह रही हूं देश की विदेश नीति सही है कि गलत है। अभी देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिए हैं। क्या 100% परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हां, लार्जली वी आर ऑन द राइट ट्रैक और हमने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए हैं। क्योंकि ये लड़ाई कब तक चलेगी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये लड़ाई कब तक चलेगी। और आपस में देखिए, ईरान ने एक और गलत काम किया है। अगर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, आप इजराइल और अमेरिका के ऊपर हमला कीजिए। आपने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। अब भारत में अगर तेल की या गैस की तंगी है, भारत का क्या लेने देना इस लड़ाई से? उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का क्या लेने देना, उसी तरीके से जापान का क्या लेने देना, उसी तरीके से और देशों का क्या लेने देना इस लड़ाई से? हमने तो नहीं बोला कि तुम जाके बम मारो वहां पे। अब यहां पे रास लफान, यहां पे साउथ पार्स, ऐसी जगह पे बमबारी करी है, इजराइल ने भी करी है और ईरान ने भी करी है, दोनों के दोनों ने करी है।
और वहां पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैस फील्ड। अब हमें इससे प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं इसको? हम ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट सोर्सेज से गैस लाएं, जो कि सरकार ने बयान दिया था, मैंने पढ़ा था 3-4 दिन पहले मीडिया में कि सरकार ने बोला है कि वी आर मेकिंग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। अच्छा, तीसरी चीज है, मुझे चुनाव के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कहां पे क्या चुनाव हो रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब बंगाल में चुनाव हो रहा है इसलिए हमने दाम नहीं बढ़ाए। अगर हम दाम बढ़ा दिए होते तो फिर फेल हो जाते, नहीं बढ़ाए तो वो लालच थी। भारत में तो चुनाव होते रहते हैं, हर 2.5-3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। आप भारत में 28 स्टेट है साहब। नहीं, पर इससे भयंकर हिपोक्रेसी क्या हो सकती है पंकज जी, कि आप लोग कह रहे हैं देश के हालात खराब है, देश के हालात खराब है, और हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मैंने शुरू में कहा ना कि ये ठीक नहीं है, कांग्रेस नहीं, कुछ ये और ठीक कह रही नहीं है, है, और ये उसकी तो सरकार डिजास्टर है, ऐसा कहिए आप। हिमाचल की उसकी सरकार अगर कुछ और कर रही है तो शीर्ष नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपने बढ़ा दिए, पूछना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना नहीं कि पंकज जी, आप नहीं, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को बदल देना चाहिए, आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। फर्ज कीजिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है पेट्रोल में, सर आपकी पहली प्रतिक्रिया? करेंगे उसकी निंदा करेंगे, कहेंगे कि ये अभी नहीं करना चाहिए। नहीं, पर ये ऐसे 250 ग्राम वाली निंदा तो आप नहीं करेंगे सर, ये 250 ग्राम वाली निंदा तो नहीं करेंगे आप। 250 ग्राम वाली मतलब ये जो निंदा कर रहे हैं इसे 250 ग्राम की निंदा कहते हैं। नहीं, 250 ग्राम की और 1 किलो की निंदा क्या होती है? नहीं, मैं तो कह रही हूँ टन भर निंदा होनी चाहिए। हाँ, टन भर क्यों, यहाँ टन भर करिए तो कीजिए ना, वही तो मैं चाह रही हूँ। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए उस सरकार ने जो कांग्रेस की है, और वही कांग्रेस यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है प्रभु, और यह कहती है कि इस देश को इस संकट की स्थिति में कोई और नहीं लेकर आया है, बीजेपी लेकर आई है। लड़ाई हो रही है वहां इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, और वहां मोदी जी जो है जिम्मेदार हो गए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने यह कहा कि इस संकट में देश को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। हाँ, कांग्रेस ने यह कहा है कि संकट के इस मौके पर भारत की सरकार को जिस तरह का स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह का रुख रखना चाहिए था, जिस तरह का संतुलन रखना चाहिए था, वो उसने नहीं रखा, और वो ईरान के विरोध में और अमेरिका और इजराइल के पक्ष में नजर आ रही है, और ये सच्चाई है। मैं संतुलन ही समझ। अनंत विजय जी, भारत किस पक्ष में इस वक्त है, मुझे प्लीज क्लैरिटी के साथ बताइए। भारत के पक्ष में है रुबिका जी, भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में है। और हमारी विदेश को लग रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के पक्ष में हैं। नहीं, पंकज जी को लगने का मैं कैसे बता सकता हूं, पंकज जी को तो कुछ भी लग सकता है। पंकज जी जितनी फियर्सली और जितने ध्यान से प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, अगर सुक्खू के सरकार के निर्णयों को उतनी ही बारीकी से विश्लेषण कर लिए होते तो पाव भर निंदा नहीं कर रहे होते, कम से कम 2.5 किलो निंदा कर रहे होते वो। मैं अभी आपके चैनल पर श्रीमान राहुल गांधी का वक्तव्य सुन रहा था, जो उन्होंने कहा, और उसको हिमाचल प्रदेश के आईने में देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये इररिलेवेंट बयान है प्रधानमंत्री का और ये उनकी पर्सनल पॉलिसी है। श्रीमान राहुल गांधी को ये याद आना चाहिए कि जब नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था इस देश में, तो वो किनकी पर्सनल पॉलिसी थी? जब कबूतर उड़ा के और गुब्बारे उड़ा के विदेश नीति बनाई जाती थी, वो किनकी पर्सनल नीति थी? ये शायद उनको याद नहीं है। मुझे लगता है कि नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड की तरफ जब हमारी विदेश नीति बढ़ी है, इससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को इररिलेवेंट महसूस कर रही है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की ऑल्टरनेट नीति देश के सामने नहीं रख पा रही है। सिर्फ इररिलेवेंट कहने से ये नहीं होता है, आपको संसद में खड़े होकर इररिलेवेंट बताना पड़ेगा। इररिलेवेंसी सिर्फ और इजराइल से अलाइंड है, मल्टी अलाइंड कहां है? सीधे सीधे तो अमेरिका और इजराइल से अलाइंड है। तो इसी और ईरान भी आपके जहाज को अगर आने दे रहा है तो ये मल्टी अलाइंड है ना, ये अलाइनमेंट नहीं है सर। इसी को मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, कि अगर सारे देश आपकी बात सुन रहे हैं और ईरान भी अपने वायुसेना के साथ अगर आपको निकलने दे रहा है, रसिया आपको तेल दे रहा है, अमेरिका भी आपको तेल दे रहा है, सब जगह से आपके जो कारोबारी आर्थिक हित हैं वो सर्त रहे हैं,
तो इसी को तो मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आप नॉन अलाइनमेंट होते और किसी के साथ नहीं होते, अब जब एक तरफ दो गुट रहे ही नहीं तो निर्गुट होने का अर्थ क्या रह गया? आप तो फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना इस समय की जरूरत है पंकज जी। इस बात को ना श्रीमान राहुल गांधी समझ रहे, ना उनके इकोसिस्टम के उनके लोग समझ रहे हैं। दरअसल जब हम मूव किए हैं नॉन अलाइंड से, और अभी रूबिका जी ने कार्यक्रम के शो में रेशा खोल के रख दिया कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी का, आपने सुना होगा, इसलिए आप हिमाचल जाना ही नहीं चाहते हैं। भाई युद्ध हो रहा है पश्चिम एशिया में, और सुक्खू सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपदा में अवसर तलाश रही है, और वो हिमाचल की जनता पर उन्होंने लाद दिया और कहा कि चलो जो हम अपने वेतन कटौती करके अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का 5 दिन पहले कदम उठाए, तो उसकी भरपाई आप तेल से करने लग गए। और क्या देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है? ये इसको इतना आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, 5 रुपया आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, स्थिति खराब है, सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल में लाइनें लग, और 5 रुपए आप जहां पर आपका इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जहां पर राज कर रहे हैं, वहां पर आपने दनादन पैसे बढ़ा दिए। आप इन सब की आलोचना को याद करिए। जब पहली चीज तो ये है कि मैं गौरव भाई की बात सुन रहा था अभी, जो कह रहे थे कि भाई स्ट्रेटेजिकली आलोचनाएं सुनिए और निकाल के देखिए, इनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्या और उनके इकोसिस्टम के लोग किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा माहौल बना रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? सुनिए, अब ये माहौल नहीं होता कुछ। देश का जो हमारा जो एक स्टेचर था वो खत्म हो गया है। जो इज्जत भारत की हुआ करती थी खत्म हो गई। विश्वगुरु कह के ढोल पीटने से विश्वगुरु बनता नहीं है। और मेजर गौरव को मैं सुन रहा था अभी, मेजर गौरव कह रहे थे कि साहब ईरान ने जो हमला करा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे, हाँ ठीक है, भारत और अन्य देशों के लिए कटौती होगी, साफ कमी होगी रिसोर्सेज की, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो गलत है, लेकिन एक फाइट ऑफ सर्वाइवल है, एक फाइट ऑफ सर्वाइवल है ईरान के लिए। एक दूसरा देश आकर के उसके सुप्रीम लीडर को अगर मारता है और उसको सर्वाइव करना है तो वो स्ट्रेटेजिकली हिट करेगा हर उस मुल्क को जो अमेरिका का एलाय है, जहां अमेरिकन बेसेस हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट। हिंदुस्तान होता तो हिंदुस्तान भी यही करता। We also have to protect ourselves। ये पहली चीज। स्ट्रेटेजिक हमला नहीं है, स्ट्रेटेजिक हमला नहीं करते। आप सुन लीजिए स्ट्रेटेजिक हमला। दूसरी बात, रुकिए विवेक, इनको बोलिए दूसरी बात नहीं। नहीं, I'll let you speak। आप जहां आपका मेरा झगड़ा हो जाए किसी बात पर, आप मुझ पर अटैक कर दे जी, और मैं जाके आपके पड़ोसियों पर बम फेंक दूं जी, हैं? तो ये मेरे सर्वाइवल का किन पड़ोसियों पे? अरे किन पड़ोसियों पर? आपके पड़ोसियों पर? उन पड़ोसियों पे जो आपका साथ देने आते हैं हर बार। चलिए मेरे पड़ोसियों पर, जो पैलेस्टीन के बजाय खड़े हो जाते हैं, अटैक करना है उसको अटैक कीजिए। उन पड़ोसियों पे, पड़ोसियों पर काहे अटैक कर रहे हैं? किस बात पर? मैडम, वो ये करबला, आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाया, हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए। ये हुसैनी ब्राह्मणों की जमीन है हिंदुस्तान, जहां हम सारे खड़े हैं। अच्छा। और जब करबला हुआ था तो यहां से ब्राह्मणों की टुकड़ी निकली थी। हाँ, फिर? सिर्फ इसलिए कि सही क्या है और सच क्या है। हाँ, फिर? पैलेस्टीन के लिए एक शिया मुल्क खड़ा होता है क्योंकि वो सही कॉज था। नहीं, इसमें और यही सऊदी अरेबिया और यही वो अरे मुल्क, ये सारे अमेरिका के गुलाम बनकर के घूम रहे थे। उसको अमेरिकन बेसिस दिए इन्होंने। नहीं, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। प्रभु रुकिए, नहीं, आप तकरीर कर रहे हैं ना यहाँ पर। 10 सेकंड आप बोलने अभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने लगातार नारेबाजी करने वाले विवेक श्रीवास्तव अचानक ब्राह्मण पहुंचे थे। नहीं, आप हुसैन की सरजमी पर मुझे मत बताइए, मुझे ज्ञान यहाँ पर मत दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट, मालूम है ना, तो जरा जनता को पता करने दीजिए ना। जब इराक के साथ सद्दाम कौन थे हुसैनी ब्राह्मण, क्या था करबला, क्यों लड़े, उस वक्त एक शिया मुल्क क्यों लड़ा पैलेस्टीन के लिए? उस वक्त सरकार में लेफ्ट थी कि नहीं थी? आप सुनिए मेरी बात को पूरा सुनिए। इराक के साथ लेफ्ट राइट डोंट सेंटर बी मत अ करिए। हिपोक्रेट। यहाँ प्रधानमंत्री ने देश को, मिस्टर श्रीवास्तव, डोंट बी अ हिपोक्रेट। मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए। आज ईरान के प्रति आप जो आंसू बहा रहे हैं, सद्दाम हुसैन के साथ भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था, तब काहे आंसू नहीं बहाए आपने? तब तो सरकार में हिस्सा थे आप। वर यू देयर इन सरकार और नॉट? यू टेल मी वन थिंग। Can I speak? तो चुप क्यों थे तब? Can I speak now? Let me speak, please. तब क्यों चुप थे आप? Let me please speak. पहला सवाल, नहीं, हम कभी नहीं चुप थे। ईरान ने 2017 में 2017 तक कहा रुपए में ले लेंगे, दे देंगे तुमको तेल, डॉलर की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ करके आप लोग गीत गा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, उसका और क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान के खिलाफ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आप सरकार में थे कि हम भी नहीं लेंगे। जब आप सरकार में थे तब आपने क्या किया था? मुझे किस तरीके की आपकी रणनीति थी? मुझे ये बताइए, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। कैन आई स्पीक?
वर नहीं, यू आप पार्ट अगर ऑफ डिबेट द में बोलने नहीं गवर्नमेंट देंगी और और नॉट आपको जब ये अमेरिका ने मोनोलॉग सद्दाम भाषण हुसैन को चलाना है। फांसी पर लटकाया था? थे कि नहीं थे आप? यस, देयर इज अ क्या डिफरेंस। किया था आपने? देयर इज अ डिफरेंस। रीढ़ की हड्डी There is a कौन सी difference in the दिखाई थी? व्हाट इज द situation. डिफरेंस? आप सुन लीजिए मैडम, यहां मोदी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करिए। अरे मोदी इस को देश कहा, मैं तो अमेरिका, आपको इजराइल की एक्सपोज कॉलोनी कर बना रही दिया हूं। गया है। मैं जो आपको डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज रोड बेइज्जती करता है और सर, हम आई एम मंदी एक्सपोजिंग नीचे यू। करके सुनते हैं। किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूं मैं, No, you are not आपकी exposing विदेश me. नीति को You देश are के giving सामने रख cover रही fire to हूं। the honorable prime minister. तब आप डरपोक थे, You are giving तब आप cover साहिब fire to बीवी के honorable गुलाम prime थे, minister. एक प्राइम मिनिस्टर तब आप जो कायर स्टैंडर्ड हो थे, चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तब आप जो कह नहीं सरेंडर सकते। थे। आपने तब क्या आपने किया था? ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका मौत ने पर जब आपने इराक दुख पर करने अटैक व्यक्त किया। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया, विवेक श्रीवास्तव आप और आपकी जी। सरकार ने तब क्या किया जी। था? कौन सी रीढ़ की हड्डी दिखाई जी। थी? कौन बिल्कुल सा किया आपने था, यहाँ पर condemn सड़क किया पर था। निकलकर हमने कहा था और गलत है। सबको इकट्ठा करके बिल्कुल कह कहा दिया था। था अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के औकात में रिकॉर्ड रहना? को मुझे सबको बता पढ़िए आप दीजिए, जरा। हाँ, बताइए। नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप ना गलत दिशा में मत जाइए। क्यों गलत दिशा में? हुसैनी ब्राह्मणों की अरे भाई, जमीन जो है, ईरान आपने के साथ पहले खड़ा किया होना चाहिए। वो आज की सरकार आप कर रही बोल है तो दीजिए कह रहे हैं हुसैनी कायर है। ब्राह्मण कभी नहीं थे। मेजर गौरव आर्या, बिल्कुल नहीं है, हम कायर नहीं थे। और आपके ओके, लेट अस सी, नो लेट अस सी। मैं हिस्ट्री के आईने में ही सब कुछ देखूंगी और खासकर विदेश नीति को तो पीरियड। गौरव आर्या जी, मैं देखिए थोड़ा सा हम ये जियोपॉलिटिक्स के ऊपर चले जाते हैं। करबला का वाक़या तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं आज बता देता हूँ कि ये दुबई पे ऊपर क्यों अटैक किया ये मुझे नहीं समझ में आया। आबू धाबी पे क्यों मिसाइल मारी मुझे समझ में नहीं आया। अब हुआ इससे ये है कि भारत जैसे देश जिनका कोई लेना एक ना लेना दो, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बाकी देश सफ़र कर रहे हैं। जो बाकी विवेक जी जो कह रहे हैं कि साहब ये जो भी अमेरिका के साथी थे, अमेरिका का साथ देना कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आपने अमेरिका का साथ दिया लिहाजा आपके ऊपर मिसाइल डाली जाएगी। अमेरिका भी एक देश है जैसे ईरान देश है, जो अमेरिका का हक है वो ईरान का हक है। हाँ, आप इस पर बहस कर सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे जो बमबारी करी, सही करी गलत करी, आप इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन इस पे बहस नहीं हो सकती कि आपने बगल वाले सारे खित्ते पे आपने आग लगा दी है। बिल्कुल हो सकती है सर एक विवेक जी, मैं जरा बात कर लूं। विवेक जी आप सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है, उसमें मैं क्या करूं? ईरान की सर्वाइवल है, ईरान जाने। आप ये क्यों कहते हैं हम ईरान के साथ? उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है ना। यानी कि ईरान की सर्वाइवल की कौन सी लड़ाई थी? जब खमेनेई ये कहता था कि साहब कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तब कौन सी सर्वाइवल की लड़ाई थी? It was a very cosmetically designed statement of Khomeini। एक मिनट साहब, सुनिए प्लीज डोंट। विवेक जी आप कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, आप प्लीज खमेनेई के स्पोक्सपर्सन मत बनिए। जो उन्होंने कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है। और खमेनेई बीइंग द सुप्रीम लीडर एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑफ ईरान, दैट वाज ईरान स्टेटेड पॉलिसी सर। वो ईरान की स्टेटेड पॉलिसी थी। आप डिफेंड मत करिए, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये इजराइल को बम मारे, इजराइल इनके बम मारे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम लोगों ने बोल दिया है कि शांति अमन होना चाहिए, बिल्कुल शांति और अमन होना चाहिए। लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुन लीजिए। विवेक जी ऐसा डोंट टॉक ओवर मी, आई डोंट लाइक इट, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। मैं आपको कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं, मैं आपके ऊपर नहीं बोलता, आप मेरे ऊपर मत बोलिए, ठीक है? मैं आपके ऊपर नहीं बोलता सर, आप मेरे ऊपर मत बोलिए। मैं आपको कर्टसी देता हूं, प्लीज एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। बोलिए। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। श्योर। मोदी जी ने क्या बोला नहीं बोला, ठीक है, वो आप लोग डिस्कस करिए, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बेहतर जानते हैं पॉलिटिक्स मुझसे, मुझे नहीं नॉलेज है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि ईरान ने जो करा है, अगर ईरान जवाबी कार्रवाई इजराइल पे करे, हम कहते हैं जायज है, अमेरिका पे करे जायज है। दुबई ने तो कुछ नहीं करा। लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। कल अगर इतनी एंटी अमेरिकनिज्म है, इतनी एंटी अमेरिकनिज्म है, तो फिर ईरान ट्विटर क्यों इस्तेमाल करता है? एलन मस्क का है, मत करिए इस्तेमाल। आप हर चीज का बॉयकॉट कीजिए। सर मैं आपसे ठीक है, आप एक और चीज साहब, मुश्तबा खमेनी की 4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है वेस्ट में। मुश्तबा खमेनी जो ऑनरेबल कोट अनकोट सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसने वेस्ट में क्यों अपनी इतनी प्रॉपर्टी लगा रखी है? 4 अरब डॉलर की लंदन में प्रॉपर्टी है सर उसकी। He has got properties everywhere. Why? गोलमोल बातों से बात नहीं होती है। देखिए साहब ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप पे हमला नहीं ऐसा है ना, अगर हमने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया जो कि सच है, आपको बुरा लग गया, अब आप कह रहे हैं साहब ये बातें नहीं होती, वो बातें नहीं आप होती। वेनेजुएला जस्टिफाई कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान जस्टिफाई कर रहे हैं, आप वियतनाम जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ईरान और इराक जस्टिफाई कर रहे हैं, आप अमेरिका को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं?
इसमें कोई मोरालिटी नहीं बिल्कुल होती कूदना चाहिए सर, बिल्कुल कूदना चाहिए। मोरालिटी इन जियोपॉलिटिक्स। जिसका जो फायदा होता है वही देखता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत का फायदा देख रहे हैं तो उसी के लिए उनको वोट मिले थे भाई, एंड इंडिया हैज स्टूड फॉर वोट मोरालिटी। मिले थे। ईरान की जनता ने हमारे जो मोदी जी को वोट 2014 नहीं के बाद वाले दिया, भारत की जनता ने ये दिया। मोरालिटी ना फॉलो करें। इट इज द पीपल ऑफ वाजपेयी इंडिया भी मोरालिटी फॉलो करते थे सर। मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर ईरान। अनफॉर्चुनेटली ये फालतू में हम निंदा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब बेकार की बातें। कोई निंदा विंदा नहीं होती सर इन जियोपॉलिटिक्स। जहां से भारत को फायदा है, भारत को फायदा उठाना चाहिए। भारत को रूस से फायदा है, रूस से फायदा उठाए, अमेरिका से, इजराइल होता है एक देश का, जहां से भारत को फायदा हो। What do you mean by moral stand? भारत का एक मॉरल स्टैंड था चुनाव हारते हैं जो ये देश 2014 के बाद से अब एक सेकंड बंद करके भुगा है डोनाल्ड ट्रंप। विवेक श्रीवास्तव, जरा देश की जनता को मुझे बता देने दीजिए कि मॉरल स्टैंड आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी कि 2006 में ले लें। ये मॉरल स्टैंड गद्दाफी के मामले में आप लोग नहीं ले पाए। ये मॉरल स्टैंड जो आज आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एंड एवरीबॉडी रिप्रेजेंटिंग द कंट्री शुड टेक, ये तब आपकी हैसियत नहीं थी कि आप ले ले। तब भी मैं कह रही हूं कि भारत का रुख देखा होगा, जिन लोगों ने भी डिसीजन लिया होगा, चाहे आप हो कि कांग्रेस हो, शायद भारत का रुख देखा होगा, भारत का फायदा देखा होगा और डिसीजन लिया होगा। आज हम भारत का रुख और भारत का फायदा देख रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, तो इन सब आपने तो फिलिस्तीन से को भी बहुत denounce हैरान कर हूं दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट जो करूंगा हमारा कि principal आगे से stand था। उनके नाम के आगे लेफ्ट मत लिखिए, IRGC लिखिए। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, देखिए इनको आदत थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की। राजीव गांधी ने IPKF को, जहां कोई वास्ता नहीं था भारत का, श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, IPKF को भेजा। सैकड़ों IPKF के जवान मारे गए। ये चाहते हैं कि बहुत समय से बोलते जा रहे हैं रूबिका जी, शूरवीरों की भूमि है। भारत की कह रहे हैं आप और हमारा कायर स्टैंड हैं, लेना वो कह रहे सीख हैं ले आप जरा। कायर हैं, इसीलिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कायर तो ये लोग हैं, हम स्टैंड ले चुके हैं, हम भारत के साथ हैं, हम गर्व से कहते हैं। जो ये कोई नहीं कह स्टैंड पाते नहीं है क्योंकि ये आपका। हमेशा से चीन के साथ रहे डोनाल्ड हैं। ट्रंप बोलता है देखिए, और आप सलाम रूबिका जी, ठोकते हैं। भारत जैसे सलाम देश ठोकते के हैं डोनाल्ड ट्रंप को आप। लिए रोज सुबह और शाम। 85% हमारी क्रूड रिक्वायरमेंट्स बाहर से आती हैं। ऐसी स्थिति में एनर्जी सिक्योर होना कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये अगर ईमानदारी से सोचे तो ये भी मानेंगे, लेकिन ईमानदारी इनमें कभी थी ही नहीं। ये चाइना के इतने बड़े फैन हैं कि भारत की सरकार कुछ भी करे भारतवासियों के लिए, ये कभी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते। कृतज्ञ हैं ये लोग। You have created the gas crisis and the oil crisis. We have not That is what you created have the gas done. crisis. अगर आप अर्जेंटीना ईरान से के साथ बना आपको के पता ही रखते, नहीं है ये रियल crisis टाइम ना में होती। किस प्रकार रूस से आपको महंगा तेल बेच रहा है। सोल्यूशन निकाले। विवेक श्रीवास्तव, ओके, तुहिन जी, ओके। अर्जेंटीना से LPG आप आए लोग हैं पिछले अब एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, पढ़ते लिखते नहीं हैं वैसे तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन बावजूद उसके मैं फर्ज कर देती हूं कि विदेश नीति अभी आपके हाथ में, मुझे ऐसा होते हुए सालों साल नहीं दिख रहा है, पर फिर भी फर्ज करते हैं, क्या करेंगे आप? विदेश नीति हाँ, अब मतलब चलिए भारत की ही विदेश नीति असंभव इनके हाथ में वो नहीं हो मैं मान रही हूं ये बात कि लेफ्ट के हाथ में, क्या करेंगे आप? Totally denounce American imperialism across the world. Number 1, stand with Palestine. Number 2, और उसके बाद नॉन अलाइंड रहेंगे। सलाम नहीं ठोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर को रोड पे इज्जत करे और भारत सरकार चुप्पी लगा करके बोले हमारा क्या लेना अब देना मैंने खुली आंखों से आपको सपना देखने का मौका दिया, लेकिन इन्हीं खुली आंखों से आपको सत्य बता देती हूँ और तथ्य बता देती हूँ। अगर ये फैसला आप लेते प्रभु, तो आज तबाह हो गया होता भारत। अल्लाह का शुक्र है कि आप ये सपना खुली आंखों से या टीवी पर देख रहे हैं, और ये पूर्ण होता हुआ अभी मुझे नहीं दिख रहा है। वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।